हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 12। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे अपीलीय अधिकारिता। उच्च न्यायालय अपने राज्य में प्राथमिक अपीलीय न्यायालय है जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों दीवानी या फौजदारी दोनों की अपील की जा सकती है, या जहां दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में अपील पहली भी हो सकती है या दूसरी भी। अतः प्रथम अपील जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों के निर्णयों की अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है और जिला न्यायालयों तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय की अपील जिसमें कानून से संबंधित प्रश्न हो उच्च न्यायालय में दूसरी अपील होगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता उच्च न्यायालय को अंतर न्यायालयी अपील की अधिकारिता है। सेकंड पॉइंट है, अनुच्छेद 223 ए और अनुच्छेद 223 बी के अधीन स्थापित न्यायाधिकरणों के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1997 से उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पंचाट के द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सकती है तथा दंडिक मामलों में अपील तब की जा सकती है जब सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालयों ने किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक सजा दी हो तथा मृत्युदंड के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के फैसले का उच्च न्यायालय से अनुमोदन होना जरूरी होता है, चाहे दोषी ने उच्च न्यायालय में अपील की हो या न की हो। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट तथा अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है जब किसी भी मामले पर उच्च न्यायालय का एक न्यायमूर्ति कोई निर्णय दे देता है आरंभिक या अपीलीय के तहत, तब उसके निर्णय की उसी उच्च न्यायालय में किसी बेंच में जो एक से अधिक न्यायमूर्ति से मिलकर बनेगी में अपील की जा सकती है, तब इसे न्यायालय अंतर न्यायालयी अपील कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी मुकदमे की अपील सुन सकता है यदि 5,000 या उससे अधिक रकम या मूल्य की संपत्ति का प्रश्न हो। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की अधिकारिता। उच्च न्यायालय राज्य के अन्य न्यायालयों के शीर्ष पर होता है और यह निम्न मामलों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों पर अपना नियंत्रण रखता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, यह अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है और उस पर अपना निर्णय देकर संबंधित न्यायालय को वापस भेज सकता है या मामले को समाप्त कर सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय इस निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद करता है तथा नियुक्ति के पश्चात पदस्थापना पदोन्नति उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। थर्ड पॉइंट है, राज्य न्यायिक सेवाओं के जिला न्यायाधीश को छोड़कर व्यक्ति की पदस्थापना पदोन्नति के कार्य उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है,
उच्च न्यायालय के बनाए नियम कानून को संबंधित राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना बाध्यकारी होगा। 5th पॉइंट है, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पद से हटाने एवं पदच्युत करने को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के दंड दे सकता है। न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की तरह ही राज्यों के उच्च न्यायालय को भी कानून से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। यह संसद व राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून जो मूलभूत अधिकारों का हनन करता हो को असंवैधानिक घोषित कर सकता है तथा इनके निर्णयों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालयों पर संघ का नियंत्रण। उच्च न्यायालयों पर संघ का नियंत्रण निम्न प्रकार किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करके। सेकंड पॉइंट है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में तबादला करके एवं पदच्युत करके। थर्ड पॉइंट है, न्यायाधीशों की आयु से संबंध में निर्धारक करके। फोर्थ पॉइंट है, संसद कानून बनाकर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा प्राप्त कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि विधायिका उनके कार्य एवं शक्तियों का अतिक्रमण न करें। संविधान में उच्च न्यायालय के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। फर्स्ट है, नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। इस तरह से न्यायिक नियुक्ति को राजनीति हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है। सेकंड पॉइंट है, कार्यालय की सुरक्षा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संविधान में उल्लिखित विधि के आधार पर केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका अर्थ है कि वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर नहीं है। थर्ड पॉइंट है, सेवा शर्तें। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्ता विशेषाधिकार अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। उनकी सेवा शर्तों में वित्तीय आपात के समय बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा उनका कार्यकाल तथा सेवा शर्तें यथावत बनी रहेगी। फोर्थ पॉइंट है, संचित निधि पर व्यय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चे सभी संघ की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य विधानमंडल में इन पर मतदान नहीं किया जा सकता। फिफ्थ पॉइंट है, न्यायालय के कार्यों पर बहस। संसद या राज्य विधानमंडल में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। हालांकि महाभियोग की स्थिति में संसद में न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता है। 6 पॉइंट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त किसी भी न्यायालयों में अथवा प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। 7 पॉइंट है, अवमानना होने पर दंड की वकालत। उच्च न्यायालय अपना न्याय निर्णय की आलोचना या विरोध होने पर या अवमानना होने पर दंड देने की शक्ति रखता है। ये शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार गरिमा और उसके आदेश का सम्मान रखने के लिए दी गई है। कर्मचारियों की नियुक्ति।
उच्च न्यायालय अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्वयं करती है। इसकी सेवा और शर्तों का निर्धारण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। 9 पॉइंट है, न्यायिक क्षेत्र में कटौती। संसद और विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकता। उन्हें यह अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के अतिरिक्त उनके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति में संसद एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। 10 पॉइंट है, कार्यपालिका से पृथकीकरण। संविधान द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग रहने के लिए कदम उठाए जाएं। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा या पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा या पुनर्वलोकन के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास अमेरिका में हुआ। भारत में संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान संशोधन द्वारा कम नहीं किया जा सकता और न ही हटाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ। न्यायिक समीक्षा का अर्थ न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। यदि उनसे संविधान का उल्लंघन होता है तो उसे अवैध, असंवैधानिक और असामान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें नहीं लागू कर सकती। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्न 3 कोटियों में बांटा है। फर्स्ट है संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा। सेकंड है संसद और विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा। थर्ड है संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए गोलकनाथ मामला, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, प्रीवियस उन्मूलन मामला, केशवानंद भारती तथा मानवा मिल्स मामला आदि। सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित किया। संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं? संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। हालांकि संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। ये प्रावधान निम्न है। कौन कौन से प्रावधान हैं? फर्स्ट, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। यह न्यायिक पुनर्वलोकन योग्य है। सेकंड पॉइंट है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। थर्ड पॉइंट है, अनुच्छेद 131 केंद्र तथा अंतर्राज्यीय विवादों के सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। फोर्थ पॉइंट है, अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। फिफ्थ पॉइंट है, अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुरक्षित होता है। सिक्स पॉइंट है, अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित होता है। 7 पॉइंट है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून संबंधी या संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगने के लिए अधिकृत करता है।
8 पॉइंट है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार के संबंध में शक्तियां प्रदान करता है। 9 पॉइंट है, अनुच्छेद 227 सर्वोच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों यानी कि सैन्य अदालतों एवं न्यायाधिकारों को छोड़कर के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। 10 पॉइंट है, अनुच्छेद 245 संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करता है। 11 पॉइंट है, अनुच्छेद 246 संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। 12 पॉइंट है, अनुच्छेद 251 एवं 254 केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के टकराव की स्थिति में ये प्रावधान करता है कि केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। 13 पॉइंट है, अनुच्छेद 372 संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता का प्रावधान करती है। न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संसद तथा विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। कौन कौन से आधार है? फर्स्ट है, यदि कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सेकंड है, यदि प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून उनकी क्षमता से बाहर का है। थर्ड पॉइंट है, यदि कानून संवैधानिक वैधता की चुनौती देता है। भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। अमेरिका संविधान में कानून की प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर तरजीह मिलती है, जो कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। कानून की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में कहीं वृहद संभावना देती है। सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि कहीं कोई कानून गैर संवैधानिक तो नहीं। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानूनों को उनके प्रक्रियागत आधार पर अविवेकपूर्ण होने की स्थिति में परीक्षण कर सकता है। वह यह भी देखता है कि संबंधित कानून संबंधित प्राधिकारों की शक्ति के अंतर्गत है या नहीं। 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। अनुच्छेद 31B तथा 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में राज्य विधायिका के अधिनियम एवं विनियम भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, जबकि संसदीय कानून अन्य मामलों से संबंधित है। R. कोएलो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता। न्यायालय का यह मानना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की चुनौती दी जा सकती है यदि उनसे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूल विशेषता का हनन होता है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास वर्ष 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ। अमेरिका में इस तरह की सेवाएं उन लोगों को उपलब्ध कराई गई जिसे
कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले समूह अपनी सेवाएं नहीं देते थे। इनमें शामिल है गरीब, पर्यावरणविद, उपभोक्ता, प्रजातीय एवं निर्जातीय अल्पसंख्यक इत्यादि। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत वर्ष 1980 के दशक के मध्य में हुई। भारत में PIL या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। भारत में न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर जनहित याचिका की अवधारणा प्रवर्तक है। जनहित याचिका को सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका तथा वर्गीय क्रिया याचिका जैसे अन्य नामों में भी जाना जाता है। जनहित याचिका का अर्थ। पारंपरिक कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत इन्हीं पारंपरिक कानूनों में फेरबदल से हुई है। जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकार दिलाने वाली संस्था न्यायालय जा सकती है यदि ये व्यक्ति अज्ञानता, निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय नहीं जा सकते। इस प्रकार जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के बल पर अन्य व्यक्तियों के अधिकार दिलाने एवं अन्य किसी प्रकार की शिकायत को दूर करने के लिए न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा है जिसके कारण उनके कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हो के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करना। जनहित याचिका के उद्देश्य। क्या उद्देश्य हैं? जनहित याचिका के वास्तविक उद्देश्य निम्न हैं। फर्स्ट है कानून के शासन की रक्षा करना। सेकंड है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित एवं कमजोर वर्गों को न्याय के दरवाजे तक पहुंचाना। थर्ड पॉइंट है 3 संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों को सही अर्थों में प्राप्त करना। जनहित याचिका की विशेषताएं। PIL आर्थिक जनहित याचिका की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है जनहित याचिका गरीब जनता तक न्याय की पहुंच को आसान बनाता है। सेकंड पॉइंट है जनहित याचिका की मांग है कि उन लोगों को संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए जिनकी संख्या बड़ी है और जो गरीब और अशिक्षित है और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है। थर्ड पॉइंट है PIL में न्यायालय की भूमिका उसकी पारंपरिक कार्यों की तुलना में अधिक मुखर होती है। फोर्थ पॉइंट है याचिकाकर्ता राज्य या सार्वजनिक प्राधिकार तथा न्यायालय की ओर से समुदाय के कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक या कानूनी अधिकार को और विशेषाधिकारों को उपलब्ध कराया जाए और उन्हें सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाए। फिफ्थ पॉइंट है PIL में सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने सामूहिक हितों एवं अधिकारों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया जाता है। जनहित याचिका का विषय क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार निम्नलिखित कोटियों में आने वाली याचिकाएं ही जनहित याचिका के रूप में स्वीकार की जाएगी जो इस प्रकार है। कौन कौन सी याचिकाएं हैं?
फर्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना। जो श्रमिक हैं उनको सही से मजदूरी नहीं मिलना। श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है यदि कोई मामला जिसे पुलिस ने दाखिल नहीं किया है, यानी पुलिस ने उसकी FIR नहीं लिखी है, यदि अभियुक्त पुलिस उत्पीड़न का शिकार है, यानी वो पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हो गया है तथा पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस संबंध में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर दहेज के कारण जलाने पर, बलात्कार, हत्या, अपहरण तथा वधू उत्पीड़न इत्यादि, इन पे भी याचिका, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है जेलों में बंद कैदी द्वारा उत्पीड़न की शिकायत तथा समय से पहले मुक्ति के लिए PIL दाखिल किया जा सकता है यदि कैदी ने 14 वर्ष का समय पूरा कर लिया हो, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर, मुक्ति पर या रिहाई के लिए PIL दायर किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है अनुसूचित जाति या जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं। सिक्स पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, पारिस्थितिकी असंतुलन, औषधि, खाद्य पदार्थ में मिलावट, संस्कृति एवं विरासत, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं दाखिल हो सकती है। 7 पॉइंट है बंधुओं, श्रमिकों तथा अपेक्षित बच्चों से संबंधित याचिकाएं दाखिल की हो सकती है। 8 पॉइंट है दंगा पीड़ितों के संबंध में जनहित याचिका दाखिल नहीं होगी। जो दंगा पीड़ित है उनके संबंध में जो जनहित याचिका है PIL है वो दाखिल नहीं होगी। 9 पॉइंट है पारिवारिक पेंशन के लिए PIL दाखिल नहीं होगी। जो पारिवारिक पेंशन है उसके लिए भी जो PIL है वो दाखिल, उसके लिए कोई याचिका नहीं की जा सकती है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त निम्नलिखित मामलों में जनहित याचिका को दाखिल नहीं किया जा सकता। कौन कौन सा मामला है? फर्स्ट है मकान मालिक और किराएदार के मामलों में जनहित याचिका दाखिल नहीं हो सकती है। सेकंड है वे मामले जो पेंशन या ग्रेच्युटी से संबंधित हो उस पर भी जनहित याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में नामांकन, इसके लिए भी दाखिल जो जनहित याचिका है वो दाखिल नहीं हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में किसी मामले को लेकर जल्दी सुनवाई के लिए जनहित याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म। वर्तमान समय में सरकारी संस्थाओं पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है, परंतु फिर भी जनता का विश्वास अदालतों पर टिका हुआ है। इनका अर्थ यह नहीं कि अदालतों में सब कुछ ठीक ठाक है। आज अदालतों की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार के अतिरिक्त लंबी, खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों में होने वाली देरी, इससे सबसे ज़्यादा गरीब और किसान प्रभावित होते हैं। आज भी अदालतों का दृश्य अंग्रेजों के ज़माने के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, बल्कि कुछ और बिगड़ गया है। जहां वादी प्रतिवादी न्याय पाने के लिए अदालतों की ओर हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। लगभग 3 करोड़ मुकदमे न्यायालयों में लंबित है, जिनमें लगभग 64,000 सर्वोच्च न्यायालय में, 44,000 उच्च न्यायालय में और 2.50 करोड़ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन हैं। ये सारे क्या हैं? पेंडिंग हैं।
न्यायालयों में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भारत सरकार के भाविक अपील की थी कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। उनके अनुसार उच्च न्यायालयों में 434 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। जेल में अभियुक्तों को रखने की जगह कम पड़ रही है। केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही 10 लाख मुकदमे लंबित है। जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है उसी में जो 10 लाख मुकदमे हैं वो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। वर्ष 1987 में विधि आयोग में 40,000 न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश की गई थी और तब से अब तक देश की जनसंख्या 25 करोड़ आबादी की ओर बढ़ गई है। इससे अदालतों पर बोझ पहले से ज़्यादा बढ़ा है। सरकार और न्यायपालिका को मिलाकर इसे ठीक करना होगा। अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त 4166 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी तो उच्च न्यायालय की है, जिनके प्रतिवेदन पर राज्यपाल किसी राज्य में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्तियां करते हैं। महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने के साथ साथ निम्न न्यायिक सुधार भी आवश्यक है। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट है इसका, देश में सभी जजों की संख्या करीब 19,000 है, जिनमें 18,000 निचली अदालतों में कार्यरत हैं। अभी हर 61,865 भारतीय पर एक जज है। सेकंड पॉइंट है न्यायालयों का रखरखाव, उनके संसाधन, वादी प्रतिवादियों को न्यायालय में वांछित सुविधाएं और अधिवक्ताओं पर नियंत्रण आदि ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए प्रत्येक जिले में एक अभिकरण होना चाहिए, जिससे अदालतों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और न्यायालय परिसर और आसपास की जगहों की अराजकता से बचाया जा सके। थर्ड पॉइंट है दीवानी और फौजदारी मुकदमों की प्रक्रिया में सुधार जरूरी हो गया है। अनेक ऐसे मुकदमे हैं जहां न्याय तब मिलता है जब अभियुक्त सजा की अवधि लगभग काट चुका है या दीवानी मामलों में जब निर्णय अप्रासंगिक हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में वर्ष 1999 संशोधन करके केवल 3 बार तारीख देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन मामले में निर्णय किया कि इससे न्यायालय द्वारा 3 से अधिक तारीख देने की अनुशंसा पर अंकुश नहीं लगता। अधिक तारीख के कारण गरीब वादी और प्रतिवादी को असुविधा होती है। भारत में भी सिंगापुर जैसा नियम अपनाया जाना चाहिए, जहां न्यायालय में लगने वाले दिनों के हिसाब से वादी या प्रतिवादी से टैक्स लिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कुछ अधिवक्ता एक से ज़्यादा जिलों में स्वयं को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत करा लेते हैं और अपने व्यावसायिक हितों के कारण तारीख पर तारीख लेते रहते हैं। 6 पॉइंट है अदालतों में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुकदमा है जिनमें अदालती अवमानना के डर से भ्रष्टाचार पर कोई कुछ नहीं बोलता। भ्रष्टाचार पर प्रतिरोध की भी आवश्यकता है। प्रस्तावित न्यायिक सुधार निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है इसका न्यायिक नियुक्ति आयोग जजों को नियुक्त करने की कलेजियम व्यवस्था को विकल्प के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है। यद्यपि अत्यधिक आलोचना के कारण तथा स्वयं न्यायालय ने ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध ठहराया है। सेकंड पॉइंट है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया है। पुलिस प्रशासन तथा सुधार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स
प्राचीन भारतीय ग्रंथों यथा मनुस्मृति तथा शुक्रनीति सार आदि में पुलिस प्रशासन के सुसंगठित स्वरूप का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में नायक को नगर रक्षक अधिकारी बताया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकारी प्राप्त कर दरोगा सिस्टम की नींव रखी तथा 1781 में जिला दंडनायक पद का सृजन किया। सन 1808 में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक का पद निर्मित किया गया। भारत का वर्तमान पुलिस प्रशासन सन 1860 ईस्वी के पुलिस आयोग पर आधारित है, जिसकी अनुशंसा पर पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक को जिला दंडनायक के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया और प्रांतों का मुख्य पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक कहलाया। 1902 में पुलिस सुधार आयोग की अनुशंसा पर पुलिस उप अधीक्षक का पद निर्मित किया गया। पुलिस प्रशासन का अर्थ, इसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जो कानून के क्रियान्वयन तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पुलिस शब्द का आशय है कानून और व्यवस्था को बनाए रखने एवं नियंत्रण करने वाला संगठन। आधुनिक समय में पुलिस संगठन नागरिक अधिकारों का वह समूह है जिनका प्रमुख कार्य सुव्यवस्था स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम करना तथा कानूनों को लागू करना है। भारत में यद्यपि पुलिस प्रशासन राज्य का विषय है, फिर भी अधिकतर राज्यों का पुलिस प्रशासन लगभग समान प्रतीत होता है। राज्य स्तर पर पुलिस प्रशासन, राज्य में पुलिस प्रशासन महानिदेशक के निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करता है। इसके कार्यों में सहायता के लिए कुछ विशेष सहायक तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होते हैं। राज्य पुलिस के इन मुख्य अधिकारी को दो प्रकार के उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ता है। प्रथम, वह नीति निर्माता होता है तथा द्वितीय, यह नीतियों के क्रियान्वयन के लिए लाइन क्रियाकलापों का संचालन करता है। महानिदेशक अपने विभाग का प्रमुख अधिकारी है। उसे वित्तीय प्रबंधक तथा संगठन में अनुशासन बनाए रखने में व्यापक शक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य में सशस्त्र पुलिस भी होती है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में प्रांतीय सैनिक कॉन्स्टेबलरी, मध्य प्रदेश में विशेष सैनिक पुलिस, बिहार में सैनिक पुलिस, असम में असम राइफल की संज्ञा दी गई है। पुलिस प्रशासन की संरचना, गृह मंत्री, फिर गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक डीजीपी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, उप पुलिस महानिरीक्षक डीआईजीपी, पुलिस अधीक्षक एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी, उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी, पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर, पुलिस उप निरीक्षक एसआई, सहायक उप निरीक्षक एएसआई, मुख्य आरक्षी एचसी और आरक्षी। ये है पुलिस की पूरी लिस्ट। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। वस्तुतः पुलिस अधीक्षक का पद जिलाधीश की भांति आम जनता तथा सरकार के बीच समन्वयक कड़ी का काम करता है। पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए एक उप पुलिस अधीक्षक होता है तथा एक सर्किल में आने वाले थानों के अधीक्षक का कार्य उस क्षेत्र का सर्किल इंस्पेक्टर करता है। पुलिस स्टेशन पुलिस प्रशासन की आधारभूत इकाई है जो समस्त प्रकार के अपराधों की जांच पड़ताल एवं प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करता है। कार्यात्मक दृष्टि से 6 प्रकार के पुलिस स्टेशन हैं। कौन से 6 प्रकार हैं? ग्रामीण पुलिस स्टेशन, शहरी पुलिस स्टेशन,
महिला पुलिस स्टेशन, अर्धनगरीय पुलिस स्टेशन, मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन और रेलवे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जिला स्तर पर समस्त गतिविधियों का केंद्र है। यह सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी यानी कांस्टेबल के माध्यम से कार्य करता है। जिला स्तर पर ट्रैफिक पुलिस के अलग विभाग होते हैं। सामान्य पुलिस के अतिरिक्त अन्य प्रकार की पुलिस व्यवस्था भी होती है जो विशिष्ट कार्यों के लिए गठित होती है, जैसे गुप्तचर पुलिस, रेलवे पुलिस, दूरसंचार पुलिस, सशस्त्र पुलिस और होमगार्ड आदि अपने अपने क्षेत्र का विशिष्ट कार्य करते हैं तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करते हैं। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार। पुलिस सुधारों से तात्पर्य पुलिस तंत्र की संरचना, कार्यपालिका एवं व्यवहार में ऐसे सुधार लाने से है जिनसे पुलिस की छवि, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता में व्यापक सुधार हो। पुलिस सुधारों में शामिल है पुलिस आधुनिकीकरण, अपराध रोकथाम एवं अन्वेषण पद्धति में परिवर्तन, पुलिस का जनता के साथ व्यवहार, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन, पुलिस कानूनों तथा नियमों में परिवर्तन, पुलिस प्रशिक्षण तथा नवाचारों का प्रयोग आदि विषय आते हैं। पुलिस सुधारों के साथ साथ पुलिस सुधारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस सुधार लोक प्रशासन के अंतर्गत होने वाले प्रशासनिक सुधारों का एक हिस्सा है। भूमंडलीकरण तथा उदारवाद के फलस्वरूप वैश्विक गांवों की लोकप्रियता की अवधारणा में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन से नवीन बाजार संस्कृति को बढ़ावा मिला है। आतंकवाद जैसे तत्वों से भी निपटाने के लिए आज कुशल, प्रशिक्षित और विश्वसनीय पुलिस समय की मांग है। इस प्रकार अब पुलिस सुधारों की न तो उपेक्षा की जा सकती है और ना ही अनदेखी की जा सकती है। भारतीय पुलिस सुधार। वर्तमान पुलिस व्यवस्था हमें ब्रिटिश शासन से विरासत में प्राप्त हुई है। ब्रिटिश शासन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के प्रयास प्रारंभ किए। इन प्रयासों में सन 1860 में एक पुलिस आयोग की स्थापना हुई, जिसने पुलिस प्रशासन में सुधार और परिवर्तन के प्रयास किए। आयोग के प्रस्तावों के फलस्वरूप सन 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया। उस समय देश में बहुत सी रियासतें थीं जिनकी अपनी अलग पुलिस व्यवस्था थी। आगे चलकर देशी रियासतों ने भी इस प्रणाली को अपना लिया। सन 1902 से 1903 के पुलिस सुधार के फलस्वरूप रेलवे पुलिस, अपराध शाखा और नागरिक पुलिस तथा अपराध अनुसंधान विभाग अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के पश्चात सुधार। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस सुधार की दिशा में पुलिस एवं कारागार विषयक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय आयोगों की स्थापना, पुलिस आधुनिकीकरण, महिला पुलिस सुधार, पुलिस आयुक्त प्रणाली, नवीन पुलिस कानूनों का निर्माण, पुलिस जनता संबंध में सुधार के प्रयास होते रहे हैं। इसके लिए समय समय पर आयोगों एवं समितियों का निर्माण सरकार द्वारा होता रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस सुधार की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 1956 में ग्रोवर समिति की स्थापना की गई। समिति ने माउंट आबू राजस्थान में स्थित अकेडमी को हैदराबाद स्थानांतरित करने की अनुशंसा की, जिसके फलस्वरूप आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में स्थित है। सेकेंड पॉइंट है, वर्ष 1966 में कोहली समिति की सिफारिशों पर पुलिस प्रशिक्षण प्रणालियों में सुधार किए गए तथा राज्यों की पुलिस अकेडमी को सशक्त बनाया गया। थर्ड पॉइंट है, पुलिस थाने में सुधार के लिए C.B. पटेल पैनल
1967 की सिफारिश पर केंद्र एवं राज्यों की पुलिस को वायरलेस एवं वाहन सुविधा की सुदृढ़ किया गया। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1974 में गठित गोरे समिति ने सुझाव दिया कि पुलिस सेवा प्रशिक्षण के दौरान ही फील्ड क्षेत्र में नियुक्तियों देकर इसे सैंडविच प्रशिक्षण का रूप दे दिया जाए। वर्ष 1986 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 1954 में बिरखा समिति गठित हुई। इस समिति ने 6 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन में नियमबद्धता अधिनियम बनाने तथा वैज्ञानिक प्रगति के साथ चलने का सुझाव दिया था। 6 पॉइंट है, आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए 2000 में न्यायमूर्ति V.S. मलिथम समिति गठित की गई। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि जैसे झूठ बोलने वाले गवाह को अनिवार्यतः सजा मिले, गवाह को सुरक्षा मिले, पीड़ित को उचित मुआवजा मिले, न्यायिक प्रक्रिया सरल बने आदि। नवीन पुलिस कानून। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस में सुधार हेतु अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन हुआ, किंतु अभी भी सन 1861 का कानून क्रियान्वित है। केंद्र सरकार ने सन 1861 का कानून समाप्त कर नया कानून बनाने के लिए वर्ष 2005 में पूर्व महान्यायवादी सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने केंद्र सरकार को एक नया पुलिस कानून दिया। समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं, गाँव में एक गार्ड लाना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आयुक्त प्रणाली लागू करना, साप्ताहिक अवकाश, पुलिस अस्पताल, आधुनिक हथियार, महानिर्देशक, निरीक्षक, अधीक्षक तथा थानाधिकारी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष निश्चित करना आदि। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि देश में पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में केंद्र एवं राज्य स्तर पर कार्य हुए हैं। इस दिशा में आधुनिक हथियार, संचार एवं वाहन, थानों पर कंप्यूटरीकरण, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस जनता संबंध आदि क्षेत्रों में महत्व दिया गया है। भारतीय प्रशासन में ई शासन पहल। 21वीं शताब्दी की सूचना प्रौद्योगिकी का युग माना जा रहा है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व एक गांव में बदल गया है, अर्थात यह कि हम अपनी बात बड़ी ही आसानी से और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं या किसी सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के इस फायदे से देश के सबसे उपेक्षित परिवार ग्रामीण जनता को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से कंप्यूटर आधारित ई शासन परियोजना की शुरुआत की है। भारत में ई शासन परियोजना के आदर्श लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से देश में मिशन मोड परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण, विभिन्न सरकारी वेबसाइटों को हिंदी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विकास किया जाना और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। भारत विकास प्रवेश द्वार इसकी एक अगली कड़ी है, जो देश की ग्रामीण जनता को उनकी ही भाषा में उनकी आवश्यकता के अनुरूप नवीनतम सूचना उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। भारत विकास प्रवेश द्वार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों व आम जनता के बीच कड़ी का काम कर रहा है। भारतीय प्रशासन में ई शासन को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर पहल शुरू की गई है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2002 में शुरू की गई। यह शुरुआत सरकार ने सभी स्तरों पर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम से संबंधित है ताकि
सरकार नागरिक जनसंपर्क में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बेहतर बनाया जा सके। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मदों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना करना है। निम्नलिखित उद्देश्यों को यह योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। कौन सी योजनाएं हैं? फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सरकार आयकर, पासपोर्ट, वीजा, अप्रवास, DCA 21, राष्ट्रीय नागरिकता डाटाबेस, केंद्रीय उत्पाद, पेंशन, बैंकिंग। सेकंड पॉइंट है राज्य सरकार, भूमि अभिलेख, सड़क परिवहन, संपत्ति पंजीकरण, कृषि, खजाने, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, वाणिज्य कर, पुलिस। थर्ड पॉइंट है एकीकृत सेवाएं, DIDI, EDI यानी ई वाणिज्य, ई ब्रिज, सामान्य सेवा केंद्र, इंडिया पोर्टल, EG गेटवे। संबंधित मंत्रालय विभागों का सुझाव दिया जाता है कि वे उनके वार्षिक योजना पर्यवेक्षण में प्रत्येक योजना के उद्देश्य के लिए उद्देश्य प्रमुखों की नियुक्ति के लिए आवश्यक निधि को दर्शाएं। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। प्रत्येक सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। कौन कौन सी? फर्स्ट पॉइंट है ई गवर्नेंस संबंधी न्यूनतम एजेंडा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मंत्रालय विभागों के क्रियाकलापों में ई गवर्नेंस के एक न्यूनतम एजेंडे की प्रगति को मॉनिटर किया जाता है। इस न्यूनतम एजेंडे में PC उपलब्ध कराना, LAN लोकल एरिया नेटवर्क की व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, वेबसाइटों को तैयार करना शामिल है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान, राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास संबंधी राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा की गई 108 अनुशंसाएं में से एक है। राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान देश में तथा अन्य स्थानों पर मौजूद विशेषज्ञता और संसाधनों का एक परिप्रेक्ष्य माध्यमों से विस्तार करता है। राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान त्वरित ई गवर्नेंस तथा द्रुतगामी, लचीले, अनुकूलनीय तथा प्रभावकारी तरीके से एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा। थर्ड पॉइंट है डिजिटल भंडारण, अच्छे शासन के लिए क्षमता निर्माण हेतु विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अच्छे शासन की पहलों और सर्वोत्तम प्रणालियों के एक वेब आधारित भंडारण का डिजाइन तैयार करने की पहल की है। डिजिटल भंडारण का प्रमुख उद्देश्य जानकारी, संसाधन और संदर्भ उपलब्ध कराना है। डिजिटल भंडारण का डिजाइन बनाने और उसे विकसित कर लिया गया है और इसे URL के अंतर्गत जनता की उपलब्धता के लिए इंडिया गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन वेब पर डाला गया है। डिजिटल भंडारण में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना विभिन्न गवर्नेंस के क्षेत्रों में लेकर शामिल की गई है। फोर्थ पॉइंट है लेस पेपर ऑफिस, सरकारी कामकाज में कागज का प्रयोग कम करना और ई शासन में बदलना सरकार की प्राथमिकता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिक आंतरिक कार्यकुशलता लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कार्य वातावरण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में समाधान विकसित करने के लिए ई मिशन का भाग बनने के लिए तकनीकों और सरकारी कामकाज के क्षेत्र में अच्छे रिकॉर्ड वाली चुनी हुई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और परामर्शवादी फर्मों को शामिल किया गया है। ई शासन के लाभ कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका ई प्रशासन सरकार और लोगों के बीच सहज संवाद का प्रतीक है। इंटरनेट, ईमेल आदि के माध्यम से सरकार अपने नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने में सक्षम है। सेकंड पॉइंट है ई प्रशासन से पुराने
दुष्क्रियात्मक प्रक्रिया से सरकार को छुटकारा मिला। थर्ड पॉइंट है दूर दराज स्थित गांवों को शहरों में स्थित सरकारी दफ्तरों को जोड़कर दोनों के बीच स्थित दूरी को कम किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है आम नागरिकों को पैसा और समय बच रहा है। फिफ्थ पॉइंट है ई प्रशासन के माध्यम से प्रशासन को पारदर्शी बनाया जा रहा है। सिक्स पॉइंट है ई शासन के माध्यम से प्रशासन में निर्णय शीघ्र लिए जा सकेंगे तथा सही आंकड़ों एवं सूचनाएं उपलब्ध हो सकेगी। सेवन पॉइंट है ई प्रशासन से नौकरशाही का बोझ कम होगा, कर्मचारियों एवं लागत में कटौती संभव हो सकेगी। 8 पॉइंट है कंप्यूटर के माध्यम से ऑफिस का काम आसान एवं उत्तम होने लगेगा। 9 पॉइंट है भ्रष्टाचार में कमी होगी और राजस्व वसूली पर्याप्त ढंग से हो सकेगी। ई प्रशासन की चुनौतियाँ। भारत में ई प्रशासन प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार लाया गया है। इसने पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को प्रभावी बनाया है, परंतु भारत में वर्तमान में ई प्रशासन के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान है। यदि ई प्रशासन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें ये चुनौती को पार करना होगा। भारतीय ई प्रशासन की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता बहुत कम है। सेकंड है आज वहां ई प्रशासन की बात करना बेईमानी है जहां सड़कें, पीने का स्वच्छ पानी तथा टेलीफोन उपलब्ध नहीं है। थर्ड पॉइंट है अधिकांश ई प्रशासन परियोजना की सबसे बड़ी कमी यह है कि आम जनता को सूचनाएं उनकी स्थानीय भाषा में मुहैया नहीं कराई जाती। फोर्थ पॉइंट है अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या अभी भी विद्यमान है जो ई शासन परियोजना की रफ्तार को धीमी कर रही है। फिफ्थ पॉइंट है ई शासन को सफल बनाने के लिए नौकरशाही के रवैये में परिवर्तन लाना आवश्यक है। महज कंप्यूटर खरीद लेना और नेटवर्किंग कायम कर लेना ई प्रशासन की कोई पहचान नहीं है। 6 पॉइंट है ई शासन परियोजना के बारे में ना तो प्रिंट और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाई जा रही है। 7 पॉइंट है भारत जैसे देश में इंटरनेट का उपयोग करने वाले का एक छोटा वर्ग खरीद फरोख्त और ऑनलाइन भुगतान करता है, इसकी संख्या को बढ़ाना जरूरी है। 8 पॉइंट है ई कॉमर्स और ई प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों को प्रशिक्षित करके योग्य बनाया जाए ताकि वे साइबर क्राइम की जांच कर सकें। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।